नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फोकस तो हमारा पाकिस्तान की डोमेस्टिक यानी दाखिली सियासत में, अंदरून खाना की सियासत पर रहेगा, जहाँ हर दिन पहले से ज़्यादा बढ़ के हैरानकुन किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं, यानी पहले से ज़्यादा बढ़ के हैरान कर देने वाली डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में होती हैं। लेकिन थोड़ा सा इंटरनेशनल सीन को भी देख लें, जहाँ सूरत हाल खासी दिलचस्प है। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में आज, जबकि ग्लोबल ह्यूमन राइट दिन था इंसानी हकूक़ का, तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के लोअर हाउस में, लोकसभा में, जो हमारी नेशनल असम्बली के बराबर है, वहाँ इंडियन सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल जो है CAB, उसे इंट्रोड्यूस किया। उसकी अबारत और उसकी तहरीर और उसका तमाम तर जो उसकी जो लैंग्वेज है वो इस तरह से बनाई गई है जिससे ऐसा लगता है कि दुनिया भर में जो सताए हुए, परसिक्यूटेड और सप्रेस्ड हिंदू माइनॉरिटीज़ पाई जाती हैं, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं पर भी हों, सेंट्रल एशिया में, हिंदुस्तान उनके लिए एक रिफ्यूज है। उनको बहुत एक्सपेडाइटेड तौर पे शहरियत जो है वो हिंदुस्तान में मिल सकेगी। लेकिन असल हकीकत ये है कि सारा ड्रामा और ढकोसला है। असल मसला आसाम में है, जहाँ 1980 से 40 बरस से झगड़ा चल रहा है। 1981 में आसाम में नीली मैसेकर हुआ, जहां 3 से 4 हज़ार लोगों को कमो बेश कत्ल कर दिया गया। लोकल खिलाफ हैं उन बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के और हिंदुओं दोनों के ही, लेकिन ख़ास करके मुसलमानों के, जो बांग्लादेश से हिजरत करके आए थे, और वो उनकी वहाँ शहरियत के और हकूक़ के ख़िलाफ़ है। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने ड्राफ्ट उसको ऐसे किया जैसे पूरी दुनिया से हिंदुस्तान को एक रिलीजियस यानी हिंदू आ सकते हैं वहाँ पे परसिक्यूटेड। अब उससे लेने के देने ये पड़ गए हैं कि अमेरिका में जो ह्यूमन राइट्स का और जो रिलीजन्स का कमीशन है ऑन द इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, उसने ये मुतालबा किया है कि अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट इस बिल को अप्रूव करती है तो अमित शाह, जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इस बिल के मूवर हैं, और जो बाकी लोग उनके साथ हैं, उन्हें इंटरनेशनल ट्रैवल बैन और उन पर सैंक्शंस लगनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सी तनकीद हो रही है, लेकिन वो खासी मसनूई किस्म की है। असल जो मसला हिंदुस्तान के लिए खड़ा हुआ है वो बाहर से खड़ा हुआ। ये तो होगी हिंदुस्तान की सूरत हाल और खित्ते की, दुनिया की। पाकिस्तान में इस वक्त 2 इशूज़ हैं हमारे सामने। आज तो वफाकी काबीना में बहुत ही ताबड़तोड़ और घमासान की जंग हुई। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के PMLN की जो सीनियर लीडर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके पाकिस्तान से बाहर जाने के हवाले से, जहाँ अक्सर वज़रा ने लेड बाय फैसल वाडा इस चीज़ की मुखालफत की कि मरियम नवाज़ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त हर सूरत नहीं मिलनी चाहिए। याद रहे कि एक दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ साहिबा की पिटिशन को डिस्पोज ऑफ किया। ये हुक्म दिया रिव्यू कमेटी को कि वो फैसला करें कि मरियम नवाज़ बाहर जा सकती हैं कि नहीं जा सकती, और वह फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत की रिव्यू कमेटी ने करना। एक तो ये इशू है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 3 मेंबर बेंच ने एक फ़ैसला किया। अपने ही फैसले, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे अपील पे थे ख्वाजा हारिस साहब के थ्रू, और वहाँ नवाज शरीफ साहब की पिटिशन ये थी कि अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद मलिक वीडियो केस के अंदर जो फैसला किया था, वो फैसला नवाज शरीफ साहब के वो एक फ़ैसला इतना सख्त था, उसमें जो प्रोसेस दिया गया था वो बहुत ही सख्त था। वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये कहा था कि इस वीडियो की जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी जो है उसका पहले डिटर्मिन होना ज़रूरी है, और उसका एक प्रोसेस और तरीका कार दिया था। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिरन ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ी रिलीफ दी है, जब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है अगस्त का, उसे इग्नोर कर सकती है। हाई कोर्ट खुद से फैसला कर सकती है कि इस वीडियो पे उसने क्या करना है। ये 2 बुनियादी इश्यूज़ हैं जिनके साथ मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, जिन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा के बाहर जाने पर बहुत सख्त पोजीशन ली है, वफाकी वज़ीर हैं बराए आबी वसाइल। वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सर। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं राजा आमिर अब्बास साहब, जो साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के। हमें समझाएंगे कि क्या कानूनी मसाइल खड़े हो रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा के बाहर जाने के हवाले से, और नवाज़ शरीफ साहब की जो आज की पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में। और राना मशहूद जो रहनुमा है मुस्लिम लीग के सीनियर, वो हमें DSNG से लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स वंस अगेन। फैसल वाडा, आपने इतनी शदीद, लगता है खासी चीखम धाड़म हुई है आज वफाकी कैबिनेट में, जो हमें पता चल रहा है, क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया वही साहब। देखिए वही साहब, एक तो ये कि ये जब चीज़ें नहीं आई थी उससे पहले ही मेरा स्टांस तो बड़ा क्लियर था कि हम ये एटलीस्ट मैं वो प्लेटलेट्स के ड्रामे के अंदर आई वाज नेवर पार्ट प्लेटलेट्स का ड्रामा, और मैंने कहा था कि जी अभी वक्त ज़रूरत और वक्त हाल एक सिचुएशन आएगी जिसके अंदर तीमारदारी डॉक्टर लिख के देगा कि वो मरियम नवाज़ साहिबा ही कर सकेंगी, या बीमारी का नाम ऐसा लाया जाएगा जिसकी इलाज के लिए ज़रूरत उनकी पड़ेगी, और वो ये कोर्ट में आएगी। और ट्वीट भी मेरा मौजूद है और ऑन रिकॉर्ड मीडिया के ऊपर भी है। सो आई वॉज वेरी क्लियर टू व्हाट आई वाज सेइंग देन एंड नाउ ऑल्सो। एंड सेकेंडली
मैंने ये भी बड़ी क्लैरिटी से बिफोर टाइम बताया था कि हम इसको रजिस्ट करेंगे, हम इसमें ECL से नाम नहीं निकालेंगे। और कोर्ट ने मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने गवर्नमेंट का जो काम है वो गवर्नमेंट की मशीनरी को ही करने के लिए कहा है कि आप देख लें। बट कोर्ट्स के अंदर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी चीज़ के अंदर आप जा सकते हैं इंसाफ अपने हिसाब से मांगने के लिए, लेकिन ये प्रोगेटिव तो फेडरल गवर्नमेंट का है। B, अगर वो जाते हैं और सपोजिटली लेट्स जस्ट फॉर सेक ऑफ डिबेट इजाज़त मिल भी जाती है तो हम उसको चैलेंज करेंगे, अपील में जाएंगे। इजाज़त कौन देगा? आपने पहले रिव्यू कमेटी ने देना है ना? नहीं, हम हमारी तरफ से तो कोई इजाज़त नहीं आई, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। मेरी आज प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से बड़ी डिटेल बड़ी खुल के इसके ऊपर बात हुई है। एंड दे तो मूड नहीं है, नंबर्स नहीं है जी, मतलब हुकूमत की जो वफाकी हुकूमत की जो रिव्यू कमेटी है उससे कोई चांस नहीं है कि यहाँ से नॉट इवन 0.001%। अच्छा जी। बट अगर हैविंग सेड दैट कि वहाँ से नहीं होता और हाई कोर्ट को फिर रुजू किया जाता है, हाई कोर्ट पे तो कोई भी जा सकता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि हाई कोर्ट शायद एंटरटेन ना करे मेरा। नहीं, हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि रिव्यू कमेटी का फैसला अगर आपकी मर्जी का नहीं होगा, आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो आप वापस हमारे। तो अगर इस डिबेट को हम दूसरे पैराए में ले जाएं और ये कहें कि अगर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाता है तो हमारे पास कोई चैलेंज करने का भी हक मौजूद है, रिजर्व है वो राइट, उस पर अपील में जाने का भी और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी है। एंड वी एक्सरसाइज दैट राइट। अच्छा राणा मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नवाज शरीफ साहब के साथ उनके दोनों साहिबजादे भी हैं, उनकी बहुएं भी हैं, यानी तो क्या वजह है कि मरीम नवाज साहिबा का ही वहाँ जाना बहुत ज़रूरी उनकी तीमारदारी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि आप डॉक्टर साहब देखें कि जो ECL का लॉ है वो कहता है कि जब रिव्यू के लिए आपका नाम अगर ECL में डाला जाता है तो आप उसके रिव्यू के लिए जाते हैं तो उसके अंदर वैलिड ग्राउंड्स देनी होती हैं, वैलिड रीजंस देनी होती हैं कि किस बात पर ECL में नाम डाला है और कौन सी ग्राउंड्स हैं जिन पर ECL से नाम नहीं निकल सकता। अब मरीम नवाज साहिबा का जो डिसीजन बेल के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का आया, अगर आप उस डिसीजन को ही पढ़ें तो हुआ ये था कि उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने ऑन मेरिट्स बेल ली है। मरीम नवाज को ये रोकना क्यों चाहते हैं? उनके खिलाफ एलिगेशन क्या है? उनके खिलाफ आज तक प्रूफ क्या हुआ है? उस डिसीजन के अंदर हाई कोर्ट के सब कुछ क्लियर कट होकर सामने आ चुका हुआ है और यही वजह है कि उसी ग्राउंड के ऊपर नाम ये अप्लाई किया गया था। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वाडा साहब कह रहे हैं ना कि हमने फैसला कर लिया है, फैसला कानून और कायदे के मुताबिक होता है, किसी की विम्स एंड विशेस पर नहीं होता। आज आपने जो 2 पॉइंट उठाए हैं, अभी मेरा ख्याल है अभी हम खाली मरियम साहिबा की बात करेंगे और मियां साहब की शायद बाद में करेंगे। इज इट सो डॉक्टर साहब? सही है, बिल्कुल नहीं ऐसा ही है। लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि मरियम नवाज बाहर जाना क्यों चाहती हैं? वो एक सियासी लीडर हैं। राणा साहब, मेरा तो क्वेश्चन ये था कि जब नवाज शरीफ साहब के साथ उनके साहिबजादे भी हैं, उनकी बहुएं भी हैं, तो फिर मरियम नवाज क्यों जाना चाहती हैं? इसकी क्या वजह है? देखें डॉक्टर साहब, उन्होंने अपनी वालदा को वो छोड़कर आई थी और मैं ये समझता हूँ कि एक बेटी के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता कि उनकी वालदा जो हैं उनके बगैर उन्होंने वहाँ पर दम तोड़ा और कोई भी बेटी ये बर्दाश्त नहीं करती। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले इसी तरह मजाक बेगम कलसूम नवाज की बीमारी का उड़ाया करते थे। ना तो हमने कभी इस तरह की सियासत की है, ना हम करना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का एक जेन्युइन इशू है। आमिर अब्बास साहब वो कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होने की कोई कानूनी जवाब बनता ही नहीं। कौन कहता है ये अभी कहा है राणा मसूद साहब ने कहा कि है ही क्यों एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, जब उन्हें कह सकते हैं। देखिए, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में कब डाला जाता है कि जब जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उसे खदशा होता है कि ये बैरून मुल्क चले जाएंगे। उन्हें खदशा क्यों हो रहा है कि इनके दोनों भाई मफरूर हैं, इस मुल्क की अदालतों से मफरूर हैं। उन्हें ख़तरा इसलिए हो रहा है कि इनके कज़न हैं सलमान, वो मफरूर हैं, वो इसहाक डार मफरूर है। देखिए ना, ये सारी बातें कोर्ट के सामने, और यही वो वजूहात थी कि जिस पे हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप पासपोर्ट यहाँ रख दें। किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा आप बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकती, हाई कोर्ट ने ये कहा। अब उसके पैरेलल ECL पे इन्होंने डाल दिया जब नैब ने ये रिक्वेस्ट की। अब जब नैब ने रिक्वेस्ट की तो उसके पास जब रिव्यू में जाएगा तो ऑब्वियसली रीजनिंग देखी जाएगी। अब अगर रिव्यू में एज ए डॉटर कोई कानून इनको नहीं देखेगा कि दुनिया की हर
जो एक बेटी होगी वो यकीनन अपने वालिद की इस तरह की सेहत पे परेशान होगी, लेकिन कानून देखेगा कि कानून के हिसाब से। कानून ये है कि आपने देखना है कि वो डॉटर हैं, ठीक है, ये एक कॉन्विक्ट हैं, शी इज़ अ कॉन्विक्ट, ठीक है, आज के दिन भी वो एक कॉन्विक्ट हैं। फिर एक और सस्पेंड हुआ है ना उनका, कॉन्विक्ट कैसे हो गई? कॉन्विक्ट सस्पेंड नहीं हुआ ना, उनकी सेंटेंस सस्पेंड हुई है, सलाखों के पीछे से उन्हें फैसिलिटी दी गई है कि फिलहाल आप बाहर आ जाए। अच्छा। बट उनकी जो कन्विक्शन है, और कन्विक्शन इज स्टिल देयर, शी इज स्टिल टुडे अ कॉन्विक्ट, ठीक, 100% क्लियर ऑन दैट, ठीक है। उसके बाद आ कहते जाइए हैं कि वो मेरिट पे उनको चूंकि जमानत मिली है, अब आ जाए मेरिट पे उनको जमानत मिली है इस दूसरे केस में कि जो कि ये टीटियों वाला और वो शुगर मिल वाला है, चौधरी शुगर मिल वाला, ठीक है, जिसमें वो 3 कोई फॉरेनर्स थे और उनके अरबों रुपए की डॉलर्स की उनके शेयर्स जो उनके नाम पे कर दिए गए थे और वो शेयर्स का पता नहीं चल रहा था कि ये पैसा कहाँ से आया और किन कंसिडरेशंस पे मरीम साहिबा को वो दिया गया, सब कुछ वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब बेल अगर दी जाती है, बेल का पर्पज़ होता है कि जी ठीक है, आप फिलहाल चूंकि आपका केस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे है, आपकी मूवमेंट थोड़ी सी फ्री है, लेकिन बैरून मुल्क जाने का मतलब ये है कि बैरून मुल्क मुशर्रफ साहब का जो केस है वो एक एग्जाम्पल है इनके लिए कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह रहे हैं ना कि अगर दोबारा हाई कोर्ट को मुश्किल ये आएगी कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ECL पे रखना या निकालना ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव है। और इस ये कौन सा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? ये मुशर्रफ के केस अच्छा, में जब वो ECL में थे। और नंबर 2, अगर 2 ग्राउंड्स उन्होंने लिए, एक ग्राउंड उन्होंने लिए कि जी मैं मेंटल डिस्ट्रेस में उसमें हूं और मुझे एक ज़हनी दबाव है। देखिए ज़हनी दबाव हर उस शख्स को होगा जिसका वालिद बीमार है। ग्राउंड ये है कि मैं पाकिस्तान में हूं तो ज़हनी दबाव है, हालांकि हैं तो आज़ाद, हाँ, लेकिन मेरा ज़हनी दबाव पे हूं और हर उस शख्स को होगा जिसके ऊपर इतने केसेस जब होंगे तो ज़हनी दबाव तो होगा। अब वो ज़हनी दबाव के लिए वो कह रही हैं कि मैंने जाना है उनके पास तीमारदारी के लिए। अब तीमारदारी के लिए उनको अगर आप छोड़ते हैं तो इनके पास तो कितने आएंगे इस मुल्क में जिनके वालिदैन, जिनके बच्चे। फैसल बड़ा साहब, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं राना मशहूद साहब कि ये जो आपकी रिव्यू कमेटी है, ये वफाकी हुकूमत है, ये कोई इसका दिल चाहने की बात नहीं है कि मरीम नवाज़ को हम बाहर नहीं जाने देते। आपको कोई किसी तरीका कायदा कानून और प्रोसेस के तहत ये फैसला करना होगा, आपके पास कोई जवाज़ होना चाहिए उनको बाहर जाने से रोकने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये कि वैसे तो नवाज शरीफ साहब अदालत में ये कह के गए हैं कि मैं 6 हफ्ते में आ रहा हूँ, उसमें 10 दिन रह गए, तो जब उन्हें 10 दिन बाद आ ही जाना है तो इनको वो तो नहीं आ रहे, कोई मूड नहीं उनका आने का, तो फिर नहीं आ रहे तो कहता वो भी भागे, जैसे हसन हुसैन भागे, जैसे इसहाक डार साहब भागे, वो भी मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, वो अली इमरान भी भागा, सारा खानदान अगर कुंभा भगौड़ों का है तो सर मेरा कसूर तो नहीं है, हम तो एक दफ़ा डसे में। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप सारे इश्तिहारियों को कहते हैं कि जी हम सबको जाने देते हैं, सबके लिए हमारे जो उन्होंने जो दरख्वास्त डाली उसमें इंसानी हकूक़ के तहत ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने मांगी है वो। अब मुझे सर बताएं कि जो एक औरत सब्ज़ी पकड़ी हुई जेल में जाती है, मेरे ट्विटर पर उसकी तस्वीर लगी हुई है, उसकी 7 साल की बेटी को तो आप बेड़ियाँ लगा देते हैं, वहाँ तो किसी का दिल नहीं हिलता, कोई आगे तड़पता नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि वो तो गरीब का बच्चा है और गरीब का बच्चा और जानवर के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो ये फ़र्क हमने वापस इंसानों का फ़र्क इंसानों के बराबर ही ला के रखता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर नवाज शरीफ साहब 6 हफ्ते के लिए गए थे तो वो 10 दिन बाद आने वाले हैं, तो इनको जाने की जरूरत है, इसका मतलब वो भी भागे यहाँ से। और इससे पहले सऊदी अरेबिया भी एग्रीमेंट करके भागे थे, उस वक्त भी ये सब चीज़ें थी, तो कोई नई चीज़ तो नहीं है। इनके वहाँ तो लीडर हर बार भाग जाते हैं, ये जो बेचारे इनके जो बाकी सेकंड टियर है MNAs MPs जो है वो बेचारे भुगतते रहते हैं। अब इनकी हमदर्दियाँ हो सकती हैं अपने लीडर के साथ, ये सोचते हुए कि जी इनको बीमारी है। भाई बीमारी जब यहाँ प्लेटलेट्स चल रहे थे, घंटों के ऊपर नीचे हो रहे थे सेकंड्स में, वो वहाँ नहीं डिक्लेयर कर रहे कि कितने, वो कहते हैं वहाँ सीक्रेसी लॉ है, प्राइवेसी लॉ है। इसका मतलब वहाँ अगर उन्होंने प्लेटलेट्स का ड्रामा किया तो वहाँ पकड़ हो जाएगी, ठीक है जी, वहाँ का कानून बड़ा सख्त है। राणा सर, ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि यहाँ घंटे घंटे के बाद प्लेटलेट्स का अनाउंस होता था, लेकिन बरतानिया से प्लेटलेट्स के फिगर जो हैं वो नहीं दिए जा रहे, बिकॉज वहाँ कोई कानून ऐसा है जिसमें आप इस किस्म की चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। 2 चीज़ें हैं जी। कल भी जो मियाँ साहब के मौलिज हैं डॉक्टर अदनान, उन्होंने प्रेस से बात की थी, उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो शेयर की थी। इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ पर डायग्नोज करने का अगले वीक तक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि मियाँ साहब की तमाम रिपोर्ट्स और उन रिपोर्ट्स के अंदर जो सब कुछ है वो हम कौम के सामने रखेंगे, नंबर 1। और ये राइट भी है कौम का भी, और जो अदालत का फैसला है उस फैसले में ये था कि 6 हफ्ते के लिए दे रहे हैं, लेकिन इट डिपेंड्स के जो रिपोर्ट्स वहाँ पर बनती हैं, जो बोर्ड वहाँ पर मेडिकल बोर्ड है वो अपनी तमाम रिपोर्ट्स यहाँ पर मेडिकल बोर्ड को भेजेगा और वो दोनों असेस करके
जो है बताएंगे, तो वट एवर हैज बिन डिसाइडेड बाय द कोर्ट हम उसको बिल्कुल इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो भी करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे, नंबर 1। दूसरी बात जो इन्होंने की कि जी मफरूर, इसाक डार साहब मफरूर, वो सारे मफरूर, ये हुसैन नवाज का रेड वारंट इंटरपोल के जरिए हमारी हुकूमत लेकर गई थी, इसाक डार साहब का लेकर गई थी। यहां पर बदकिस्मती से जिन केसेस के अंदर उनको डाल के इन्होंने सजा दी, उनकी जायदाद कन्फिस्केट की, उन तमाम प्रूफ्स को वहां पर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सारी एक शैम किस्म का एक वो यहाँ पर एक किया गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ नहीं है, और इसी बुनियाद पर उन्होंने वहां पर इंटरपोल ने ऐसा नहीं हुआ जारी करने से इनकार कर दिया। राणा साहब ऐसा नहीं हुआ। इंटरपोल के जो क्राइटेरिया है रेड वारंट इशू करने के वो बड़े लिमिटेड किस्म के हैं, बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के हैं, लेकिन हसन हुसैन यहां से अदालतों से तो दौड़ के गए हुए हैं ना, कि इस हकीकत से भी आप हसन हुसैन, सुलेमान, इसाक डार, ये सब लोग अदालतों से, अली इमरान, ये सब अदालतों से दौड़ के गए हुए, कि आप समझते हैं कि नहीं दौड़ के गए हुए? मैं तो ये देख रहा हूं कि जिस केस में मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई, जब उसकी अपील लगी, पहले केस के अंदर वो उनके खिलाफ कहा गया कि करप्शन, कोई करप्शन नहीं है। दूसरा केस जो है जिसमें अरशद मलिक की वीडियो आ गई, वहां पर नासिर भट्ट जो है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के चक्कर लगा लगा के थक गया कि मैं ये सारा जो एविडेंस है ये सबमिट करना चाहता हूं, सिर्फ यहां से कॉन्सुलेट जो है एविडेंस हाई कमीशन लेके सुप्रीम कोर्ट या यहाँ की अदालतों तक जो है पहुंचा दे, जो कानूनी तरीकाकार है। तो यहाँ पर तो प्रोसेस ऑफ लॉ जो है इसको ये लोग जो है फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं और उसको होने नहीं दे रहे। आज ये कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बात, मैंने वो पूरा केस स्टडी किया है और उस पर जो अरशद मलिक साहब ने जिस तरह फैसले किए, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस है ही कुछ नहीं और किसी कोर्ट ऑफ लॉ में वो खड़ा ही नहीं होगा। इस अपील में भी उसी तरह वो बाइज्जत बरी होंगे जिस तरह पहली में बरी हुए। ये कहने का मेरा मतलब ये था कि हुसैन और हसन या इसाक डार साहब या अली इमरान साहब, यहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, आज 100 दिन हो गए शाहिद खकान अब्बासी साहब को पकड़े हुए, 100 दिन से ऊपर हो गए ख्वाजा साद रफीक साहब को पकड़े हुए, राना सनाउल्लाह को पकड़े हुए। ये तो हम एक और राणा साहब, ये हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। राणा साहब ये हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे ब्रेक भी लेनी है, एक ब्रेक ले लें नाज़रीन। ब्रेक के बाद आके इस इशू पे देखते हैं कि जब लोग अदालतों के सामने पेश नहीं होते और बहुत देर और बहुत मुद्दत के लिए चीज़ें लटक जाती हैं, तो क्या फिर बुनियादी तौर पे उनके केस, उनके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन चार्जशीट होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाती है? क्या ये भी एक इशू है कि नहीं है? इस पर भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन बात को आगे बढ़ाते हैं इसी चीज़ के हवाले से कि जब लोग अदालतों के सामने पेश नहीं होते हैं, जो पाकिस्तान में एक आम तौर पे देखा जाता है कि पेशियां पड़ती रहती हैं, केस लटकते रहते हैं, फिर लोग हेल्थ ग्राउंड्स पे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो उससे उस पूरे केस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? इसकी थोड़ी वजाहत कर दीजिए कि ये एक स्ट्रैटेजी है, ये क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में बार बार जो है इसकी ये लीगल स्ट्रेटजी, एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी है? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन होना चाहिए, इस मुल्क का होना चाहिए, आवाम का होना चाहिए, लोगों से, कि क्या ये जो लोग चले जाते हैं ये अदारों के क्या मानते हैं? क्या इस मुल्क की अदालतों को ये तस्लीम करते हैं कि उनका कोई वकार है, उनका कोई वकार है, उनके कोई वारंट्स की कोई हैसियत है? अगर वो इन्हें बुला रही हैं, अगर यूके की कोई अदालत बुलाए तो भागते हुए जाते हैं। आपके अपने मुल्क की अदालत जब आपको कहती है आप आइए, आपका केस है, तो आपको क्या अदालतों से इंसाफ की तवक्का नहीं है? जो आप मानते हैं नहीं, प्रोसेस अभी तो वो इसी का इनके पास है ना, अदालत के पास, तो वो यही जाके बैठे होते हैं। और जब रिलीफ मिल जाता है, इसी अदालत ने शहबाज शरीफ को भी ज़मानत दी, मरीम साहिबा को ज़मानत भी इसी अदालत ने दी। तो जब यहाँ से आप मफरूर हो जाते हैं, अब जब मफरूर होते हैं तो सीधा ठिकाना होता है यूके का। यूके का इसलिए होता है कि आपके वहाँ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती। और ट्रीटी एग्जिस्ट इसलिए नहीं करती कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस पिछले 10-15 साल से बैठे थे, इन्होंने अपनी चूँकि
लूटेड और प्लंडर्ड जो वेल्थ थी वहाँ पे जमा किया। यूके के साथ तो नहीं करती, लेकिन इंटरपोल जो है वहाँ ट्रीटी की शायद ज़रूरत नहीं थी। वो अभी राना मशहूद साहब ने ब्रेक से पहले यही जिक्र किया कि पहले डार साहब को भी नहीं ला सके आप इंटरपोल, तो उनके वारंट भी हुकूमत को नहीं मिल सके, उसके बाद हसन हुसैन के भी नहीं मिल सके, अपील की हुकूमत ने वो भी रिजेक्ट हो गई अप्रैल 2019 में। तो उनका कहना कम अज़ कम ये राना मशहूद साहब का कि अगर केस में जान होती हसन हुसैन के खिलाफ, इसाक डार के खिलाफ, तो इंटरपोल उनको वारंट इशू। देखिए ये है वाइट कॉलर क्राइम। इंटरपोल में नॉर्मली जो इंटरपोल से लाया जाता है हार्ड जो कोर के क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे किसी ने मर्डर्स किए होते हैं, नारकोटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें तो आप बड़े इजीली उनको वो एविडेंस देते हैं। लेकिन ये वो एविडेंस है कि वो कहते हैं किसी अदालत में साबित हुआ अभी तक। और हमारे मुल्क का सिस्टम ये है कि अदालत जो नैब की अदालत है, जब तक वो मफरूर हैं उनका केस चल ही नहीं सकता उनकी हद तक। तो फिर वो कहते हैं चूँकि ये पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, फिर अनफॉर्चुनेटली कि जब यहाँ से एविडेंस जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और नैब से, उसकी वो क्वालिटी और वहाँ पे इन्हें, मैंने शुरू में भी कहा था कि इन्हें वहाँ पे वहाँ की लॉ फॉर्म्स हायर करनी पड़ेंगी जो जाके वहाँ पे उनको कन्विंस करें वहाँ के कवानीन के मुताबिक। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ से फॉरेन ऑफिस से और इंटीरियर मिनिस्ट्री से आप एक चिट्ठी लिख के अगर भेज देंगे, 7-4 कागज़ लगा देंगे, नहीं यू नीड टू हायर सम गुड लॉ फॉर्म्स ओवर देयर, और जब वो लॉ फॉर्म्स जाके वहाँ केस करेंगे तो कोई, अब देखिए ना, ये जैसे सलमान का है, जो इतनी टीटियाँ इन्होंने टीवी पे दिखा दी हैं, जो इतना बैंक रिकॉर्ड इन्होंने टीवी पे दिखा दिया है, ये तो डॉक्यूमेंटेड सारा एविडेंस है। ये वहाँ की एक लॉ फॉर्म को दें और उससे कहें कि जनाब ये वो चीज़ें हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत के पास पैसे नहीं होते, वो महंगी लॉ फर्म्स बरतानिया की, अमेरिका की हासिल नहीं कर सकते। वो फॉरेन ऑफिस या अपने जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है उसके थ्रू केसेस को प्रोसेस करते हैं, और ये यूजली हैंडल नहीं कर सकते केस। सर उसमें तो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि वो तो हमारे अपने मुल्क में आपने वो नोटिफिकेशंस की हालत देख ली जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस लेके आया था, वो यहाँ पे केस इस अंदाज में लड़ते हैं, वो यहाँ पे हमारे लॉ मिनिस्ट्री की ऐसी चीज़ें आई हैं कि वो ऐसा करते हैं। बट अगर आपने वाकई ही लाना है तो कोई इतनी महंगी भी नहीं होती, ठीक आप ला सकते हैं। चलें बात को आगे चलते हैं, दूसरे इशू की तरफ आते हैं। फैसल बाड़ा साहब, आपके भी कानों में ये बात पहुँचती होगी कि नून के बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं, सोशल मीडिया पर बात चलती है कि भाई इस्लामाबाद का माहौल और मौसम बदल रहा है, मौलाना कोई खाली हाथ नहीं गए हैं, और नवाज शरीफ साहब अब यहाँ से निकल गए हैं और वो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर एक कॉन्करर की हैसियत से फातिहाना तौर पे लैंड करेंगे। अब मरियम भी जाना चाहती हैं, सो आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? देखें डॉक्टर साहब, सियासी बेरोज़गार और सियासी लावारिस अगर हो जाए इंसान, तो वो अपने आप को शिकस्त खाने के बाद क्या कहेगा कि मैं शिकस्त खा के आया हूँ। मौलाना जब आए किसी ने उनको रोका नहीं, गए तब भी किसी ने रोका नहीं। मौलाना की रेलेवेंस तो 40 साल की ख़त्म हो गई। ही स्टैंड्स 0 पॉइंट वो खड़े हैं, वो आके बता रहे हैं हम लेके गए थे, हम आ गए, अब ये कर दिया। अब ये इनके पास देखिए ना, मैं डॉक्टर साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताता हूँ कि चले जी ये सब बहुत दूध की दहरें भाते थे, बहुत नेक शरीफ लोग हैं, हम सबसे बुरे हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत सबसे नकम्मी और सबसे बुरी है। चले हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, डिबेट के लिए चुप हो जाते हैं यहाँ। सर ये सब भागे हुए क्यों हैं? इनका एजेंडा क्या था कंटेनर के ऊपर खड़े होने का? सारे चोर जो थे इनसे पूछे ना। नहीं, अब नवाज शरीफ साहब के वापस डॉक्टर साहब आप ये प्रोग्राम करें कि जी फलाना आदमी, एक आदमी चुन लें। 90% असेंबली जो है पहली भी और अभी भी, उसमें चुने पूछे, वो आपसे पूछे कि भैया आप जब पढ़ रहे थे आपका बाप क्या करता था, आपका दादा क्या करता था? किसी को हिस्ट्री नहीं, कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। ये आते हैं सियासत के अंदर और अब खरबपति बनते हैं, सरकार के पैसों पे पलते हैं, सरकार के पैसों पे इश्क करते हैं, सरकार के पैसों पे शादियां करते हैं, सरकार के पैसों पे भाग जाते हैं, सरकार के पैसों पे इलाज करते हैं। हर चीज़ की सरकार ही है। जब आवाम ये हिसाब लेने उतरेगी तो इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, कपड़े बचाना ही मुश्किल हो जाएंगे। इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं ना, अभी आपको एक्सपर्ट ने बताया, लॉ एक्सपर्ट ने, कि जी आप मफरूरी में तो केस नहीं चला सकते। कानून भी इन्होंने ऐसे बनाए, सीधा काम करने के लिए कानून नहीं, टेढ़ा काम करने के लिए सारे कानून मौजूद हैं। अच्छा, राना मशहूद साहब, क्या ये हम कह सकते हैं कि जो बहुत से हल्के ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब फातिहाना तौर पर लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेंगे और पाकिस्तान का एक सियासी मौसम यहाँ तब्दीली हो रही है, तो जो हिकमत अमली है वो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनके केसेस कमज़ोर भी हो जाते हैं और उनको डिफेंड करना आसान हो जाता है। जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज डायरेक्शन दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगस्त का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसको हाई कोर्ट इग्नोर कर सकती है और हाई कोर्ट जज अरशद मलिक के वीडियो केस में अपना माइंड खुद से बना सकती है। सो यहाँ पर एक रिलीफ हासिल कर, वाइल नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, वो अमेरिका और बरतानिया के दरमियान में होंगे, यहाँ अदालतों से एक रिलीफ लेने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह मोहतरमा मरियम नवाज कुछ हफ्तों के लिए बाहर चली जाएंगी, जाना चाहती हैं, ख्वाहिश है, पीछे अदालतों से केस कमज़ोर हो जाएंगे। सो अदालतों के केसेस को कमज़ोर करने के लिए मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत है। क्या ये सही है?
देखें डॉक्टर साहब, अब ज़रा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। पहली बात ये है कि जो मैंने पहली बात की थी, मैंने अदालतों की नहीं की थी। मेरा इशारा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं इनकी तरफ है। ये जो केस बनाते हैं और जिन केसों की बुनियाद के ऊपर फिर ये पकड़ते हैं और पकड़ कर अंदर डालते हैं, मेरा पहला भी सवाल वही था और अब भी सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब को पकड़कर जेल में डाला गया, नैब की कस्टडी में दिया गया। जिस केस में पकड़कर उनको डाला गया, हाई कोर्ट का जब डिसीजन आया तो उसके अंदर तो, और सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जो उसके ऊपर हियरिंग हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ ने तो खुद ये पॉइंट आउट किया, इसके अंदर जो कमियां थी शहबाज शरीफ साहब ने खुद उन चीजों के ऊपर कार्रवाई की, तो आपने उन्हीं को मुजरिम बना दिया और उन्हीं को मुलजिम बना दिया। तो वो जो टाइम शहबाज शरीफ ने जेल के अंदर काटा, उसका जिम्मेदार कौन है? नवाज शरीफ साहब पर आप 165 दिन डेली की बुनियाद पर आप JIT बनाते हैं, और अभी राजा साहब जो कह रहे थे कि बाहर पैसे नहीं होते उनके पास, तो उस JIT के अंदर जो कंपनियां हायर की गई थी जिनको लाखों डॉलर दिए गए थे, जहां पर देने होते हैं वहां पे तो आप अंधाधुंध दे देते हैं, और वो सारा कुछ रिकॉर्ड जो इकट्ठा किया गया वो सारा गलत निकला। वक्त ने प्रूव किया कि आप पकड़ते पनामा पे हैं, फारिग अकामा पे करते हैं, उस तनख्वाह पे करते हैं जो आपने ली नहीं हुई थी, और उसके बाद अदालतों के अंदर। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं फिर कहूंगा कि शाहिद खकान अब्बासी साहब के ऊपर LNG का केस बनाया गया, उसी LNG को आप बेच रहे हैं, उसी के आप सौदे कर रहे हैं, कतर के साथ आप कह रहे हैं कि सबसे शफाफ मेरा सवाल तो वही रह गया कर रहे हैं। तो फिर सर मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। मेरा सवाल तो राणा साहब रह गया कि जब आप बाहर चले जाते हैं, जहां से हमने बात शुरू की थी राणा साहब, कि जब लोग अदालतों के सामने पेश नहीं होते तो केसेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं और डिफेंड करना भी बड़ा आसान हो जाता है, अदालतों का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स? नहीं, देखें अदालतों का, मैं उस तरफ ही आ रहा हूं, इस बैकग्राउंड को बता के डॉक्टर साहब, कि अदालत के अंदर जो केस जाता है वो ये नहीं होता कि अदालत में केस गया तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। वहां पर जो जजेस बैठे हैं, एक्चुअली अब होना क्या शुरू हुआ है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो हमारा स्टैंड था, वो अब अदालतों के अंदर, देखें हमारी बारी तो अब आई है बताने की कि ये जो कुछ झूठ का मलबा हमारे खिलाफ एक ये इमारत खड़ी की गई थी, ये उसको हमने एक्सपोज करना शुरू कर दिया, और अदालतों ने जो फैसले किए हैं वो मेरिट की बुनियाद पर किए हैं। जितने भी फैसले अब आ रहे हैं वो मेरिट के ऊपर आ रहे हैं, और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने झूठ के मीनार खड़े किए थे वो अब एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने का वो आप जो समझते हैं कि बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चीजें अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं बेनिफिट नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब अब अगर आप राणा साहब की बात सुने तो जो मैं समझ सका हूँ वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो गलत केस बनाती हैं और कोर्ट उस पर सही फैसले करते हैं। यही है राणा साहब बात आपकी? वो ये कहते हैं ना कि कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है। कोर्ट से क्यों भागे हुए हैं? सामने बाडा साहब मैं यही कह रहा हूं, अदालतों से भागे हुए हैं, अदालतों ने इश्तारी बनाया हुआ है, तो अदालतों पे तो फिर यकीन करें ना, वापस आए क्यों इश्तारी और भागे हुए अदालतों से? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की मैं बात मान लेता हूँ डिबेट के लिए, तो आप अदालतों से क्यों मफरूर हैं? अदालतों से क्यों इश्तारी हैं? क्यों भगौड़े बने हुए आप अदालतों से? आए अदालतों के सामने, अदालतें इंसाफ दे रही है ना आपको, हमसे ज्यादा यकीन। वक्त आ गया, वापस आ रहे हैं। क्या हुई है वजह, ये पूछे ना आप। बस बाडा साहब वक्त आ गया, वापस इसी बात को आगे राजा साहब, तो राणा साहब फिर इसीलिए वो वक्त आ गया है ना वापस आने का, इसलिए हम नहीं जाने दे रहे। सर इस पे थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये अब तो बिल्कुल एक इस्टेब्लिश है, मैं कोई मतलब यानी कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, कि जब किसी को एक दफ़ा बेल मिल जाती है उसके बाद उसका केस समझे ख़त्म नहीं हो जाता है। यानी जब उसको बेल मिल जाती है एक दफ़ा, फिर उसके बाद केस ऐसे चलता रहता है, बराए नाम घिसटता रहता है, वैसे वकील गाते रहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन केस बेल तक ही होता है, बस बेल के बाद फारग, ख़त्म, कहानी ख़त्म। जो हमारे मुल्क के कवानीन हैं कि अगर आपका कोई शख्स मफरूर हो जाता है तो इन एब्सेंस ट्रायल ही नहीं होता, वो रुक जाता है। आपको 2001 में याद होगा कि जब मियां साहब बाहर चले गए तो हुदैबिया पेपर मिल का ट्रायल रुक गया, वो फिर आके 2013 में बहुत सालों के बाद केस खत्म हो गया। मामला तो इस किस्म के हैं कि अब आजकल के माहौल भी इस किस्म का है कि बहुत खुल के शायद इन चीज़ों पे बात हो भी नहीं सकती, और मुझे उसमें जो अफसोस है वो ये कि बहुत सी जो लॉजिकल या मंतकी या रैशनल किस्म की डिबेट होनी चाहिए, डायसेक्शन होनी चाहिए चीज़ों की, वो हम बहुत सी वजूहात की वजह से कर नहीं पाते मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इसी हवाले से एक और बहुत अहम इशू पे बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन अब चलते हैं उस दूसरे मामले की तरफ जहां आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अगस्त 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जहां बहुत एक मयार रखा गया था जज अरशद मलिक वीडियो केस में, उस मयार की पाबंदी करने की हाई कोर्ट की अब कोई ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट खुद से फैसला कर सकती है। इसका मतलब क्या है? ये नवाज शरीफ साहब को रिलीफ है? ये किस किस्म की रिलीफ है? कितनी बड़ी फतह है नवाज शरीफ साहब के लिए? इस पर बात को आगे बढ़ाते हैं। राना मशहूद साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ी रिलीफ? देखें, जिस वक्त ये केसेस चल भी रहे थे ना डॉक्टर साहब, हमारा उस वक्त भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसी बात पे फारिग किया गया जिसको जो JIT बनी थी, अगर याद करें उस वक्त, और फिर डेली की बुनियाद पर जो हियरिंग्स होती थी, तो हम तो ये कह रहे थे उस वक्त भी कि इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई चल सके। और हम समझते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की आज जीत हुई है, और उसके अंदर वो जो हुकूमत रोड़े अटका रही है कि अरशद मलिक साहब के ऊपर जो एफिडेविट्स और वो जितना एडिशनल एविडेंस वो अपना आना देना चाहते हैं, जो इसके अंदर पटिशनर हैं, उनको ना आने दिया जा रहा है, ना उनकी बात सुनी जा रही है, ना पाकिस्तानी हाई कमीशन उनकी दरखास्त को एंटरटेन कर रहा है। अब जरा यही रुके, मैं इसमें राजा आमिर चीजें जरा रुके, मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ, मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ। जी जी राजा आमिर अब्बास साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, इसका क्या मतलब है कि अब जो पहले एक क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किए गए थे, एक मयार रखा गया था कि भाई एक वीडियो को पहले जेन्युइन साबित होना है, ऑथेंटिकेट होना है, अब वो ज़रूरतें ख़त्म हो गई? अब ज़रूरी नॉट एट ऑल। फिर क्या मतलब है इसका? ये ऐसे नहीं है, वही जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट रखा है ना कि इग्नोर कर दें। नहीं, इग्नोर वो कर सकती है कि जो मेरिट्स पे अगर कोई बात हुई है, लेकिन उन्होंने ये स्टैब्लिश कर दिया है कि वीडियो तब जेन्युइन होगी कि जब उसको लेके, और ये उसका फोरेंसिक एनालिसिस। हाँ, और ये सुप्रीम कोर्ट खाली नहीं, जो हमारा कानून शहादत है, एविडेंस एक्ट है, उसमें भी ये तमाम चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जिसने बनाई थी वो वीडियो, वो जो बात की जा रही है, वो आना चाहता है, उसको आने नहीं देती इनकी हुकूमत। आना चाहता है तो टिकट लेगा, तो फिर वो हाई कमीशन की तरफ फैसल वाला साहब क्यों नहीं आने देते आप? वो कह रहे हैं, वो नासिर भट्ट तो आके गवाही देना चाहता है, आपकी हुकूमत जो है हैरेस कर रही है, हथकंडे इख्तियार कर रही है, उसको आने नहीं दे रही बेचारे। डॉक्टर साहब, अफसोस होता है हम जिस मुल्क, इतने खूबसूरत मुल्क को जहाँ सियासतदानों ने पहुँचा दिया, वहाँ जज तो वीडियो की फोरेंसिक से पहले ही फारिग हो जाता है, वीडियो बनाने वाले का कुछ नहीं होता। ये मज़ेदार मुल्क है, इसमें आप अजीब अजीब चीज़ें सोचते बैठे ना, तो वो अजीब अजीब चीज़ें सोचिए, आप उलझते चले जाएंगे। फोरेंसिक के बगैर जज फारिग हो गया, फिर जज को भी वापस रखें, जिसने बनाई है वो फारिग है, वो घूम रहा फिर रहा है। अब उसके केस के लिए फोरेंसिक होना ना होना वो कोर्ट की प्रोगेटिव है कि वो क्या उसका करता है। बट सो फनी, मेरी और आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, आपको पकड़ लिया कानून। राणा साहब, इसका क्या जवाब? राणा साहब, इसका क्या जवाब? आपका था, FIA आपकी थी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सर उसमें बिठाए हुए 35 साल से नहीं के सारे लोग हैं। देखें उसी को तो रो रहे हैं आज तक। डॉक्टर साहब, मुझे पूछा आपने? जी डॉक्टर साहब, मुझे पूछा आपने? हाँ जी, मैं ये देखें, जी आपसे पूछा है कि आपका क्या जवाब है जो ये कहते हैं जज साहब, ये जज साहब तो फारिग हो गए। हाँ, जज तो जो जिसके पास वो वीडियो, पहली बात है कि जज साहब जिस वीडियो पर ब्लैकमेल हो रहे थे वो वीडियो कोई और है, और उन्होंने कहा कि मैंने जो फैसला दिया है वो उस बुनियाद पर मुझसे ब्लैकमेल करके फैसला लिया गया है। तो जिस बंदे के सामने ये सारी बात हुई, वो बंदा ना सिर्फ कोर्ट में आने को तैयार है, बल्कि उसकी फोरेंसिक करा के, ये जितनी वीडियोज हैं इनकी फोरेंसिक हुई हुई है, UK की टॉप एजेंसी से हुई हुई है, और इन्होंने चेक भी करवाया हुआ है। और जब चेक करवाया था तभी फिर जज साहब ने आके एक जो है बयान भी दिया था। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने हाई कमीशन में एप्लीकेशन डाली हुई है, वो सारा रिकॉर्ड यहां पर मंगाएं, और वो अब आएगा, अब वो इन अदालतों के सामने पेश भी होगा, इन अदालतों के सामने उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, और इंशाल्लाह सच सामने आएगा। टिकट लें और आके इस्लामाबाद लैंड करें उन तमाम रिकॉर्ड के साथ, वो उधर हाई कमीशन मैं रिसीव करने चला जाता हूँ। सर आप बताएं, गवर्नमेंट तो मैं चला जाता हूँ, फ्लाइट टिकट करा के मैं जाता हूँ एयरपोर्ट लेने, बिकॉज क्या चाहिए वो मफरूर हैं आपकी अदालत नहीं, ताकि वो लैंड करें और जिस तरह उनके खानदान को उठाया गया उनको भी उठा लिया जाए, जिस तरह उनके खानदान को उठाया गया, यहाँ आना चाहता है, उनको भी उठा लिया जाए। पाकिस्तान हाई कमीशन में जाना चाहता है। नहीं, देखें, वो दोनों को आना चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं,
सर तो बयान अदालत में रिकॉर्ड होगा ना, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने यही कहा कह रहे है। हैं वो वीडियो नहीं, लिंक से। डॉक्टर राणा साहब आप ये कह रहे हैं ना कि नासिर भट्ट वीडियो लिंक से रिकॉर्ड। नहीं जी नहीं, डॉक्टर साहब मैं दो चीजें कह रहा हूं। नासिर भट्ट के सगे भांजे को यहां पे उठाया गया, उनके भाई को यहां पर उठा लिया गया इस हुकूमत ने, और उनको बड़ी देर तक जो है कैद में रखा गया, उनका पता नहीं लगा। वो पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन वो प्रोटेक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अदालतों से उनको प्रोटेक्शन मिले, कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो सारा ये फैसल राणा साहब कह रहे हैं कि मैं प्रोटेक्शन, ये इजाजत दें। के बिहाफ पे कह रहा हूं। फैसल वाडा कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूं, मैं प्रोटेक्शन देता हूं। किस किस्म की प्रोटेक्शन चाहिए राणा साहब? वो जो बच्ची दुआ मंगी है, उसको तो प्रोटेक्शन दे नहीं सके। उसको अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा। यहाँ पर रोज बच्चे उठते हैं, उनको भाई वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है राणा साहब, मेरी नहीं है। वहां कहां से प्रोटेक्शन देंगे? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। नासिर भट्ट को थोड़ी गुंडा बदमाश जिन है, मैं गाड़ी से रिसीव करके अदालत को पहुंचा दूंगा। अभी आप बोल दिया अदालत ऑफर है सर, एयरपोर्ट से ले जाएंगे उनको अदालत तक, सुबह की फ्लाइट से आए 9 बजे से पहले। टिकट के पैसे भी दे देता हूं। पहले इनको कहना कि डॉक्टर साहब इनको कहें कि पहले हाई कमीशन को इंस्ट्रक्शंस दे दें कि जो वो रिकॉर्ड देना चाहते हैं वो रिसीव तो कर ले। इनकी इंटेंशन नजर आ जाएगी वहीं पे। अगर वो रिसीव कर लेते हैं और ये देते हैं तो मैं बिल्कुल बात करके उनको पाकिस्तान लाने की हामी भरता हूं। नहीं अभी चले आप भरे हामी। मैं एयरपोर्ट से अदालत तक की कंफर्मेशन देता हूं, अल्लाह के बाद मैं खुद गाड़ी से रिसीव करूंगा, अदालत में सुकून का इज्जत के साथ पहुंचाऊंगा। फिर वो जाने अदालत जाने, कागजात भी उसी तरीके से ब्रीफकेस के साथ लेके जाएंगे जिस ब्रीफकेस के अंदर पहले अंगूर गए थे, उसमें हम कागजात ले आए। मसला ही नहीं है। मीडिया पे कह रहा हूं, काबीना का हिस्सा होकर कह रहा हूं राणा साहब, इस पे भी आपको यकीन नहीं? राणा साहब इस पे क्या जवाब है? देखें मेरा जवाब बहुत सीधा सा है कि वाडा साहब अभी हाई कमीशन को कहें। देखें इंटेंशन होती है ना, इंटेंशन इनकी अभी नजर आ जाएगी कि ये उधर के हाई कमीशन को कहें कि वहां पे पेपर्स और एविडेंस रिसीव कर लें और पाकिस्तान पहुंचा दें। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि ये मैं भी फिर कहता हूं कि जिस दिन ये हो जाएगा, नासिर भट्ट साहब इनकी कमिटमेंट पे हम उनको बिल्कुल पाकिस्तान ले आएंगे। अच्छा, लेकिन बेसिकली वो हाथ में उठा के अपनी एविडेंस नहीं आना चाहते, वो चाहते हैं कि एविडेंस में पहले हाई कमीशन को दे दूं। ये मौकफ है राणा मशहूद सर, हम जहाज में एक बंदा भी भेज देते हैं, वो उठा लेगा और बोले जितना गवर्नमेंट के खाते देंगे अपनी जेब से करके देंगे। बताएं, हुक्म करें आप। अभी वो उनका जवाब आ गया। एक और भी चीज पूछना चाहता हूं, लीगल प्रोसीजर है। एक और भी सवाल है, वो ये है कि सर देना अदालत में आप कह रहे हैं डॉक्टर से होटल में जाके दे दो, क्या ये लीगल प्रोसीजर है? नहीं, देयर इज नो लीगल प्रोसीजर। इनके पास अगर कोई उसका रिकॉर्ड है, सबसे बड़ी बात है कि ये बताएं, इतना बता दें कि वो वीडियो बनाई किसने थी, ये जवाब दे दे। जनाब राणा मशहूद साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस पर कमेंट कर दें जो राणा साहब ने सवाल पूछा। नहीं, वो वाली जो आप कह रहे हैं, वो जज वाली वीडियो, 13 साल वाली सर, जब जवानी की, वो जज वाली वीडियो से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो पहले 13 साल पहले बनी थी, हमारे सामने तो उसका जो उसकी कन्फेशन है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। मैं तो वो वीडियो, राणा साहब मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं कि जो कहा जा रहा है कि जज साहब जिसमें कहते हैं कि मैंने किसी प्रेशर में आके ये फैसला दिया जो मरियम बीबी ने दिखाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वो वीडियो कहाँ है, तो कहा गया जी वो मरियम बीबी के पास नहीं है, वो किसी हमारे वर्कर ने ला के दी थी, वो लेके चला गया। तो अब बताइए वो वीडियो बनाई किसने थी और किस वर्कर के पास है वो वीडियो? जनाब राणा साहब, जिस वर्कर ने बनाई थी उसको FIA ने उठा के 5 माह अपने पास भी रखा, उसकी ऐसी तारीखी धुलाई की कि उसकी धुलाई की तस्वीरें वायरल भी हुई। तो ये पूरी दुनिया को पता है कि वो नासिर जंजुआ और वो दूसरे साहब, उनका जो हाल इन लोगों ने पाकिस्तान में किया और जितनी कुटाई उनकी की, और बाद में उनकी बेलें भी हो गई क्योंकि उनका तो कसूर ही कोई नहीं था। वो तो एक बंदा कन्फेशन कर रहा है, उस कन्फेशन को उन्होंने रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्ड हम जब कहेंगे जहां कहेंगे। नाज़रीन, ये एक लामतना ही सिलसिला है आर्गुमेंट्स का, लेकिन वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया है। ये सारी डिबेट आपने सुनी है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, फैसला आपका है। फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।